Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you in this class of linear algebra. In last video, we were discussing some examples of linearly independent and linearly dependent sets. Today also we are going to discuss some examples of Li and LD vectors. आज जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हमने पॉलिनोमियल्स के वेक्टर स्पेस से लिया है, यानी बहुपदों की सदिश समष्टि। सभी बहुपदों की सदिश समष्टि p/x है और क्षेत्र उसका R है, यानी p/x इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। ये वेक्टर स्पेस से आप परिचित हैं। ये हमने शुरू में जब वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स पढ़े थे तब इसको डिस्कस किया था, सभी बहुपदों का समुच्चय। अब सभी बहुपदों का समुच्चय है तो उसमें कितने भी डिग्री के यानी कितने भी घात के बहुपद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस वेक्टर स्पेस के तीन वेक्टर्स यानी तीन पॉलिनोमियल्स दिए हैं, f(x) बराबर 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, gx बराबर x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 2 एंड hx x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3। दीज आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस px। इस सदिश समष्टि के ये तीन अवयव हैं, यानी कि ये तीन सदिश हैं, और वैसे ही अपने आप में तीन बहुपद हैं। तीनों ही बहुपद तीन घात वाले दिए गए हैं। तो ये तीन जो वेक्टर्स हैं हमें ये जांच करनी है कि ये Li होंगे या LD होंगे। तो यहाँ जांच करनी है कि f(x), gx एंड hx Li हैं या LD हैं। तो जो तरीका है Li LD चेक करने का, हम जिन वेक्टर्स को Li या LD चेक करना चाहते हैं उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर मान लेते हैं अज्ञात गुणांक लेकर, और फिर ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो तीन गुणांक हैं इनके मान क्या 0, 0, 0 ही पॉसिबल हैं या कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो हमने मान लिया ABC तीन कोफिशिएंट्स ले लिए और ABC तीन कोफिशिएंट्स लेकर इन दिए गए तीन वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, A इंटू f(x) प्लस B इंटू gx प्लस C इंटू hx, और मान लिया कि ये बराबर है ज़ीरो वेक्टर की। वैल्यू रख दी, f(x) की जो वैल्यू दे रखी है वो रख दी, B अपनी जगह, gx की वैल्यू रख दी, C और hx की वैल्यू रख दी, बराबर ज़ीरो वेक्टर। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख दिया, जैसे A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, B अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x³ के यानी x की तीन पावर वाले जितने पद हैं उनको एक साथ लेकर उनमें से x³ कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा 2ax³, यहाँ से आ जाएगा bx³ प्लस cx³ और इनमें से x³ कॉमन लेके 2a प्लस b प्लस c x³। सिमिलरली x² की टर्म्स ax² प्लस 3bx² प्लस 2cx², इनमें से x² कॉमन ले लिया, और x की सिंगल पावर वाले पद ax प्लस bx माइनस cx, इनमें से x कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट टर्म्स a माइनस 2b प्लस 3c। तो ये तीन पॉलिनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक पॉलिनोमियल बन गया है तीन घात का, और ये बराबर ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर हम जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल वाली वेक्टर स्पेस में शून्य सदिश शून्य बहुपद होता है, यानी वो बहुपद जिसमें सभी गुणांक ज़ीरो होते हैं। तो ये इसका ज़ीरो वेक्टर है, जो 0 बार x लिखा था हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब दोनों तरफ x की समान घात के पदों के गुणांकों की तुलना कर दें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ सेम पावर्स ऑफ x। जैसे x³ का कोफिशिएंट 2a प्लस b प्लस c और इधर x³ का कोफिशिएंट 0, तो एक इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस b प्लस c बराबर 0। सिमिलरली x² के कोफिशिएंट से और x के कोफिशिएंट a प्लस b माइनस c
इधर 0 है, और एक और टर्म यहाँ बन जाएगी कि कांस्टेंट टर्म a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ये इक्वेशन रह गई, इसको मैंने अब जोड़ दिया है। अब हमें क्या देखना होगा यहाँ पर, ABC की ऐसी वैल्यूज़ जो इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। और इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस तो 4 हैं और अननोन क्वांटिटीज़ या अज्ञात राशियाँ 3 हैं ABC। तो ABC के क्या मान इन चारों को सेटिस्फाई करेंगे? जो ABC के मान इन चारों को सेटिस्फाई करेंगे वो मान फिर उस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे ही। एक तो हमें जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो तो दिख ही रहा है कि 0 0 0 वाला मान इन सबको संतुष्ट करेगा, तो वो तो होता ही है, हमेशा ही होता है। देखना ये होता है कि क्या 0 0 0 वाले हल के अतिरिक्त कोई हल मौजूद है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। इसमें से हम पहले केवल 2, 3 एंड 4 को ही सॉल्व कर रहे हैं और 5 को अभी नहीं कर रहे हैं। तो 2, 3, 4 को सेटिस्फाई करने वाले ABC के मान निकालना चाहेंगे। तो इस 3/3 के इक्वेशन सिस्टम से हम पहले एक वेरिएबल A का विलोपन करके B और C में 2/2 का इक्वेशन सिस्टम बनाएं। तो जैसे 2 व 3 से A को एलिमिनेट कर दिया, तो बस सिंपल सा काम है कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। इस वाली इक्वेशन नंबर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे, तो ये -6 प्लस B तो -5 भी आ जाएगा, और ये -4 C प्लस C -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4C प्लस C यानी -3C आएगा। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से A को विलोपित करने के लिए इक्वेशन 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड कर दिया, तो उससे -6B प्लस B यानी कि -5B और -4C प्लस C यानी कि -3C, माइनस से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5B प्लस 3C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन से A को एलिमिनेट कर दें तो सीधा घटा दें। अगर हम 3 में से 4 घटा देंगे तो A कैंसिल, 2B प्लस 3C, तो 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 प्राप्त हुई, हमें 3/3 का इक्वेशन सिस्टम हल करना था ये, और इसमें A को एलिमिनेट करके हमने 2/2 का इक्वेशन सिस्टम बना लिया B और C का, और अब इन दोनों को सॉल्व करके B और C के मान निकालने हैं। तो 3C इसमें है, 3C इसमें, तो सीधे एलिमिनेट करने के लिए घटा दें, C को एलिमिनेट करना है तो 6 में से 7 घटा दें। इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 7 को घटा दें तो आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 0, 5B माइनस 2B यानी 3B इज इक्वल टू 0, दैट इज B इज इक्वल टू 0। तो B 0 आ गया और फिर B की वैल्यू 0 इसमें रख दूँ तो C 0 आ जाएगा और फिर C की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2 में या किसी में भी रख दें, 2 में, 3 में, 4 में, तो A भी 0 आ जाएगा। यानी 3/3 का जो हमने इक्वेशन सिस्टम लिया, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, उसको सॉल्व करके हमने प्राप्त किया है कि A, B और C के मान केवल 0 0 0 ही पॉसिबल है, और ये मान इस इक्वेशन नंबर 5 को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला एकमात्र हल ये है A बराबर 0, B बराबर 0 और C बराबर 0। मतलब ये हुआ कि जो 3 बहुपद दे रखे थे उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है
वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर केवल तभी आ सकता है जब तीनों गुणांक ज़ीरो लिए जाएं। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है, और इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स एल आई हैं। तो ये समुच्च एल आई, ये तीनों वेक्टर्स एल आई हो गए। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तीनों वेक्टर्स का सेट बना लें, सेट ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, इसको नाम दें एस, तो फिर एस हो जाएगा इस वेक्टर स्पेस का एल आई सबसेट। तो ये एक उदाहरण हुआ एल आई सेट का। इसमें वेक्टर स्पेस हमने पॉलिनोमियल्स वाला लिया था। एक और एग्जांपल हम एल आई एल डी का लें, और वो भी हम पॉलिनोमियल्स के वेक्टर स्पेस में ही ले रहे हैं। इस एग्जांपल की पीडीएफ मैंने पहले उपलब्ध करा दी आपको। तो ये जो करेक्शन है यहाँ 3 लगाया है, और ये इक्वेशन नंबर चेंज किए हैं, और ये इक्वेशन एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये 3 चीज़ें आप उस पीडीएफ में सही कर लेना। तो यहाँ हमने पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का अब लें। सभी बहुपदों की सदिश समष्टि v ओवर द फील्ड r। अब पिछले वाले में बहुपदों की सदिश समष्टि को हमने नाम px दिया था, यहाँ पर v ओवर r दे दिया। तो सभी बहुपदों की सदिश समष्टि है v ओवर r, और इस सदिश समष्टि का ये एक समुच्चय है S, जिसमें कि ये विभिन्न बहुपद हैं। 1 अपने आप में एक बहुपद है 0 घात का, x अपने आप में एक बहुपद है 1 घात का, x स्क्वायर अपने आप में बहुपद है 2 घात का, x क्यूब 3 घात का। इस तरह से ये सब बहुपद हैं, क्योंकि इस वेक्टर स्पेस में सभी घात के बहुपद मौजूद हैं। तो 0 घात का, 1 घात का, 2 घात का बहुपद भी इसमें होंगे। तो ये सब जो समुच्चय S में बहुपद हैं, ये V के एलिमेंट्स हैं, इसलिए S V का उपसमुच्चय है। तो ये समुच्चय Li प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये इनफाइनाइट सेट है, यानी इसमें अनंत बहुपद हैं। इससे पहले हमने जितने भी Li या Ld प्रूव किए हैं वो फाइनाइट सेट्स को ही किया है। इस एग्जांपल में हम इनफाइनाइट सेट को Li प्रूव कर रहे हैं, और आपकी जो बुक है उसमें ये यूनिक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का, जिसको कि Li प्रूव करना है। एक इनफाइनाइट सेट Li कब होता है, ये परिभाषा भी हमने पिछले किसी वीडियो में पढ़ी थी। कोई भी अपरिमित समुच्चय Li होता है या Li कहलाता है अगर उस अपरिमित समुच्चय का हर परिमित उपसमुच्चय Li हो। यानी इस अपरिमित समुच्चय में से कोई सा भी परिमित उपसमुच्चय निकाल लें, यानी परिमित संख्या में इसके कितने भी वेक्टर ले लें, उनसे जो समुच्चय बने वो Li आए, तो हम कहते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय Li होगा। इस विधि से हम इस समुच्चय S को Li प्रूव करेंगे। तो प्रूफ पर आएँ। पहले मेन वेक्टर स्पेस की बात कर ली है। सभी बहुपदों की सदिश समष्टि है V ओवर R। V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिनके गुणांक R के अवयव होंगे। ये हमने वेक्टर स्पेस प्रूव किया है। पिछले उदाहरण में इसी को हमने नाम Px दे दिया था, और इसमें उसी को हमने नाम V दे दिया है। तो V जो कि सभी बहुपदों का वेक्टर स्पेस है, तो V की परिभाषा क्या हो जाएगी? बहुपद को, किसी भी बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा n = 0 to ∞ an x की पावर n। हालांकि इसमें एक्चुअली इनफाइनाइट टर्म्स अगर होंगी तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद में फाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो हमने कंडीशन लगा दी कि इसमें जितने भी गुणांक हैं वो सब फील्ड के अवयव होंगे और अशून्य गुणांकों की संख्या परिमित होगी। तो ये बहुपद को शॉर्ट रूप में लिखने का तरीका हो गया। तो इस तरह से सारे बहुपद इसमें हैं। तो V बहुपदों का सदिश समष्टि है। हम सिद्ध करेंगे कि S का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय
ये जो समुच्चय हमें एस दिया है इसका प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय एल आई हो। तो एक स्वेच्छ परिमित उपसमुच्चय एस का हम ले लें एस डैश। एस डैश बराबर, अब एस डैश में एस का उपसमुच्चय, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एस में तो हैं पॉलिनोमियल्स शून्य घात का 1, एक घात का पॉलिनोमियल अकेला एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो एस में तो अपरिमित है। अब इनमें से कोई भी परिमित संख्या में वेक्टर्स लेकर एस का एक परिमित उपसमुच्चय बनाना है। तो क्योंकि एस में से ही वेक्टर लेने, एस डैश बनना है, तो एस डैश में परिमित संख्या में कितने भी वेक्टर्स लिए जा सकते हैं और कोई से भी लिए जा सकते हैं। तो स्वेच्छता रखने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि एक तो हमने ले लिया एक्स क्यूब, एक ले लिया हमने एक्स की पावर 9, एक ले लिया हमने एक्स की पावर 13, फिर हमने ले लिया एक्स की पावर 30, मान लो कि 4 ही लिए। तो ये क्या हो गया, इस अपरिमित समुच्चय का 4 सदस्यीय उपसमुच्चय। ऐसी कितने भी ले सकते हैं लेकिन संख्या परिमित लेनी है। तो कौन कौन सी एक्स की कौन कौन सी पावर वाले एलिमेंट्स एस डैश में लेने हैं और कितने लेने हैं, तो इसके लिए व्यापक रूप अगर दें ताकि हम इसको स्वेच्छ कह सकें, तो हमने ले लिया जैसे एक्स, जो भी हमने एक्स की इसका पहला अवयव लिया वो मान लो n1 पावर वाला था, या उसकी जो भी पावर थी उसको नाम दे दिया n1। इसका दूसरा एलिमेंट जो हमने इस परिमित उपसमुच्चय में लिया उसकी जितनी भी पावर थी उसको नाम दे दिया n2, एक्स की पावर n2, सिमिलरली एक्स की पावर n3 एंड सो ऑन। मान लो कि हम कुल वेक्टर्स कितने ले रहे हैं, इसमें k वेक्टर्स ले रहे हैं, तो आखिरी वाले वेक्टर के लिए हो जाएगा एक्स की पावर nk। तो ये अब इसकी किसी भी परिमित उपसमुच्चय को निरूपित कर सकता है। जैसे इसको देखें तो n1 का मान 3 हो जाएगा, n2 का मान 9 हो जाएगा, n3 का मान 13 हो जाएगा और n4 का मान 4 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और k का मान 4 हो जाएगा क्योंकि n4 तक लिए हैं। तो इसमें से कोई सा भी परिमित उपसमुच्चय लें उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं इस अपरिमित समुच्चय S का स्वेच्छ परिमित उपसमुच्चय। तो इस तरह से हमने ये एस डैश लिया जिसमें कि x की n1 पावर, x की n2 पावर और x की n के पावर तक के एलिमेंट्स इसमें हमने ले लिए। तो ये S का स्वेच्छ परिमित उपसमुच्चय है और इसमें k वेक्टर्स हैं, कुल वेक्टर्स इसमें k हैं जिनकी पावर कुछ अलग अलग हैं, n1 पावर, n2 पावर, n के पावर। तो ये अपरिमित समुच्चय S का एक स्वेच्छ परिमित उपसमुच्चय हो गया। अब हम इसको एल आई प्रूव करेंगे और इसको एल आई प्रूव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये जितने वेक्टर हैं उतने ही स्केलर ले लें फील्ड के अवयव। तो जैसे ये कुल k वेक्टर्स हैं तो k स्केलर्स ले लिए a1 से ak तक। मान लो कि ये स्केलर्स इस प्रकार हैं कि इन स्केलर्स द्वारा इन वेक्टर्स का बनाया गया लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर है। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया जो कि 0 वेक्टर के बराबर है। एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर से गुणा कर दिया, a1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस a2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस ak इंटू k1 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर इस बहुपदों की सदिश समष्टि में क्या होता है, 0 वेक्टर होता है वो बहुपद जिसमें सारे गुणांक 0 हों, तो उसकी वैल्यू रख दी। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की समान घात के पदों के गुणांकों की तुलना कर दें। जैसे इधर x की पावर n1 वाला जो पद है उसका गुणांक a1 है और इधर राइट हैंड साइड में x की पावर n1 वाला जो भी पद होगा उसका गुणांक 0 होगा। तो आ गया a1 बराबर 0, यानी दोनों ओर x की समान घात के पदों के गुणांकों की तुलना करने पर तो a1 बराबर 0 आ गया। इसी तरह से x की पावर n2 का गुणांक इधर a2 है, इधर 0 होगा तो a2 बराबर 0। इसी तरह से x की पावर nk का गुणांक इधर ak है और इधर 0 होगा तो ak बराबर 0। यानी जब हम ये कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ गया तो डायरेक्टली प्रूव हो रहा है कि ये सारे गुणांक 0 ही होंगे, और जब सारे गुणांक 0 होंगे तो इसका मतलब है कि
वो जो एस डैश था वो एल आई है, अर्थात एस का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय एस डैश एल आई है। और जब अपरिमित समुच्चय एस का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय एल आई हो गया तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अपरिमित समुच्चय एस स्वयं एल आई होगा। तो ये एल आई और एल डी के हमने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं इस वीडियो में। दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो मेन वेक्टर स्पेस था वो बहुपदों की सदिश समष्टि थी, उसमें सभी घात वाले बहुपद थे। और पिछले एग्जाम्पल में तो हमने 3 वेक्टर्स लिए थे और उनको प्रूव किया था कि वो एल आई हैं। और इस एग्जाम्पल में अनंत बहुपदों का समुच्चय एस लिया और उसको प्रूव किया कि ये समुच्चय एल आई है। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एल आई और एल डी के ही कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।